यूके में परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के लिए वो कौन से 4 मेथड हैं जिनको यहाँ पे यूज किया गया है। मींस जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड हैं, यहाँ के नेशनल हैं, उनमें से मेजॉरिटी ने सिर्फ ये 4 मेथड में से कोई एक यूज किया होगा और मैं इन चारों को वन बाय वन डिस्कस करूंगा। देखिए, कॉमनली यही 4 मेथड अप्लाई होते हैं। तो इसमें आप परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर लेते हैं, मींस यू गेट ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, और देन यू आर एलिजिबल फॉर ब्रिटिश पासपोर्ट यानी ब्रिटिश नेशनैलिटी। तो मैं इन चारों मेथड को वन बाय वन डिस्कस करूंगा, आप इसको जरा गौर से सुनिएगा और वो तमाम पॉइंट्स जो हैं इनको नोट करने की कोशिश कीजिएगा। टॉप ऑफ द लिस्ट है 10 साल की रेजिडेंसी। अगर आप यहाँ पे 10 साल लीगली रहते हैं, यहाँ पर टैक्स पे करते हैं, तो इट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। मेजॉरिटी यहाँ पे आती है स्टूडेंट वीजा पे, और स्टूडेंट वीजा पे आने के बाद या तो वो जॉब तलाश करते हैं या फिर उस वीजा को एक्सटेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ग्रेजुएशन यहाँ से किया तो इट मीन्स नियरली 3 इयर्स आपने ग्रेजुएशन में कर लिए, उसके बाद फिर आपने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया, 2 इयर्स का मास्टर्स अगर है तो 5 इयर्स ये हो गए। फिर आपने उसको फर्दर एक्सटेंड कराया, मीन्स फर्दर 2 इयर्स का और आपने कोर्स ले लिया, तो ये कंटिन्यू अगर आप इसको एक्सटेंड करवाते हैं और यू रिमेन इट फॉर 10 इयर्स, तो इट मीन्स कि आफ्टर 10 इयर्स यू विल बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग परमानेंट रेजिडेंसी। आफ्टर 10 इयर्स जब आप अप्लाई करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, तो उसमें आपका पूरा रिकॉर्ड चेक होता है, क्योंकि इस लॉन्ग रेजिडेंस वीज़ा में, मतलब इसमें जो आपने 10 साल गुजारे हैं यूके में, इस तमाम पीरियड को चेक किया जाता है। यानी आप इस तमाम 10 इयर्स के टाइम में आपने जो है आपका जो टोटल आउटसाइड टाइम गुजरा है यूके से वो 548 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे। या लास्ट जो है 12 मंथ में आपने 184 डेज से ज़्यादा यूके से बाहर नहीं रहे हों, तो ये क्राइटेरिया इसमें चेक होता है। इसके अलावा खैर और भी फैक्टर होते हैं कि आपने टैक्स प्रॉपर पे किया है इस टाइम में, और आपके ऊपर कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, कोई इस तरह की मामला नहीं है, तो फिर आपको इजीली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ऑफर कर दिया जाता है। तो ये बहुत कॉमन मेथड है। यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म रेजिडेंस के बाद ही इंडेफिनिट लीव टू रिमेन लिया होता है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है जॉब ऑफर, यानी वर्क परमिट हासिल करने के बाद अगर आपने यहाँ पे 5 साल गुजारे हैं, आपने यहाँ पे प्रॉपर जॉब की है और उसमें प्रॉपर टैक्स पे किया है, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर परमानेंट रेजिडेंस यानी ILR। वर्क परमिट या फिर स्किल्ड वर्कर वीजा, बिफोर इट वाज कॉल्ड टियर 2 वीजा, नाउ इट इज कॉल्ड स्किल्ड वर्कर वीजा। ये आपको कब मिलता है? जब आप किसी ऐसी कंपनी के पास जॉब कर रहे होते हैं जो कि वर्क परमिट देने की एलिजिबल है, यानी वो आपको सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप दे सकती है। आपने उसके पास 5 साल काम किया और फिर आप ILR के लिए एलिजिबल हो गए। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। इसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन वन ऑफ द एग्जांपल इज माई सेल्फ। मैं खुद भी इसकी एग्जांपल हूँ कि मैंने यहाँ पे 5 साल वर्क परमिट पे काम किया और उसके बाद फिर परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ पे हासिल कर ली। क्योंकि ये एक शॉर्टेस्ट वे है, तो इस पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो लोग एलिजिबल हैं, यानी अगर आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, आप एलिजिबल हैं यहाँ पे जॉब करने के, तो आप कोशिश करें ऐसा एम्प्लॉयर फाइंड करें जो कि आपको 5 साल के लिए स्किल्ड वर्कर वीज़ा ऑफर कर दे, और फिर कोशिश ये कीजिए कि आप 5 ईयर उसी एम्प्लॉयर के पास काम करें ताकि आपका वो टाइम पीरियड पूरा कवर हो जाए। अदरवाइज अगर आप चेंज करते हैं तो फिर आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए होगा और फिर आपको उसकी फीस भी पे करनी होगी। तो दैट्स द शॉर्टेस्ट वे, बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट वे, क्योंकि हर किसी को वर्क परमिट यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि बहुत कम कंपनी ऐसी होती हैं जो आपको वर्क परमिट आपको स्पॉन्सर कर सकें। इसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए होता है और एक पूरा प्रोसीजर डिफाइंड है। ज़्यादातर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जॉब करने को प्रेफरेंस देते हैं ताकि उनको इजीली परमानेंट रेजिडेंसी मिल सके, यानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो अकाउंटेंट हैं। थर्ड टाइप का वीज़ा जो है, दिस इज कॉल्ड इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। बेसिकली यहाँ पे अगर आप कोई ऐसा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, कोई यूनिक बिजनेस जो कि ऑलरेडी मार्केट में या तो बिल्कुल ना होने के बराबर है या बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है, और उसमें आप ये चीज़ कन्विंस करते हैं गवर्नमेंट को कि आपका जो बिजनेस है, ये जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही यूनिक है, यानी कि उसमें आप जॉब्स भी जनरेट कर सकेंगे आफ्टर सम टाइम। और फिर आपकी बाकायदा असेसमेंट होती है उस आइडिया की, जिसको इंडोर्सिंग बॉडी इसको इंडोर्स करती है कि हाँ, ये बिजनेस जो है वो एलिजिबल है इस कैटेगरी में आने के लिए, टू गेट इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। ये एक थोड़ा सा यूनिक टाइप का वीज़ा है, मतलब लाइक इस पे आप बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज़ होने चाहिए और ऐसा बिजनेस करने के आप आइडिया दे सकें और ऐसी रिपोर्ट बना सकें जिसको इंडोर्सिंग बॉडी कहे कि हाँ, ये काम जो है वो
यूके में एक जॉब्स जनरेट करेगा। तो इसी एग्जांपल, क्योंकि मैं इस पे काफ़ी सोचता रहा, तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई ऐसा मेथड क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई आप इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर हैं और आपके पास कोई ऐसा आइडिया है कि आप कोई यूनिक किस्म का प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं और यहाँ पे उसका सेटअप बना सकते हैं, तो फिर आप एक छोटी सी रिपोर्ट लिखिए, इसमें अपने आइडिया को कन्वर्ट कीजिए एक सम सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट, जिसमें आप अपना हाईलाइट कीजिए कि मैं ये स्टेप्स जो हैं वो कर सकता हूँ, मतलब लाइक इस प्रोडक्ट को मैं मार्केट में ला सकता हूँ। उसको आप इंडोर्सिंग बॉडी को दीजिए। इंडोर्सिंग बॉडी जो कि उसको सर्टिफाई करेगी कि हाँ, ये आइडिया कुछ सेंसिबल है, यानी किसी यूनिवर्सिटी की रिसर्च से आपको ऐसी थॉट लेकर आए कि आप उसको अप्लाई कर सकें। जैसे कहें, मुझे याद है कि एनएडी यूनिवर्सिटी में पहले काफ़ी पुरानी बात है, मतलब जो हमने सुने था कि जो सोलर सिस्टम से आप कार ड्राइव कर सकते थे, मीन्स कार की चार्जिंग सोलर सेल से होगी और फिर कार की आप जो उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो ये उस ज़माने का एक आइडिया था, लेकिन इस तरह के आइडिया से आप लेकर आएँ, क्योंकि सनलाइट को यूज़ करते हुए आप कोई ऐसा प्लान डिज़ाइन करें या कोई ऐसा मार्केट में कुछ लेकर आएँ जिससे पता चले कि आप इस एनर्जी को यूज़ करते हुए आप फॉर एग्जांपल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं, वो सनलाइट से चल रहा है, या मतलब एक ऐसा आइडिया हो जो कि मार्केट में ऑलरेडी ना हो, तो उसे कहते हैं इनोवेशन। मतलब तो इनोवेटर फाउंडर वीज़ा उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो कि कुछ नया मार्केट में लेकर आए, कुछ नया आइडियाज़ दें, और एंडोर्सिंग बॉडी उसको पूरा चेक करेगी। ऐसा ना हो कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए आपने कोई ऐसा आइडिया जनरेट कर दिया जिसका कोई सर पैर नहीं बन रहा, तो वो फिर रिजेक्ट हो जाएगी। तो इनोवेटर फाउंडर वीज़ा की एक बड़ी क्वालिटी ये है कि आप 3 साल के लिए आप उस वीज़ा को हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आपका जो प्रोसेस है बहुत स्पीडी होगा। आप बहुत जल्दी परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। जस्ट कोई 3 इयर्स के अंदर आप पहले वीज़ा लें, उसके बाद फिर आप उसको एक्सटेंड करवा के एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। थोड़ा-सा मुश्किल वीज़ा ज़रूर है, लेकिन अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, अगर आप थॉट्स रखते हैं और आपके पास उसको प्रेज़ेंट करने की क्वालिटी है किसी रिपोर्ट की शक्ल में, तो एंडोर्सिंग बॉडी ज़ाहिर है आपको ज़रूर कंसिडर करेगी। लेकिन इसके लिए ये है कि कुछ उस पे आपको वर्किंग करनी होगी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हमारे पास बहुत ही अच्छा टैलेंट है, बहुत ही ब्रेनस्टॉर्म मतलब मौजूद हैं जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना जानते हैं, और लेकिन टैलेंट किसी भी जगह पे आपको मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में ही आपको जो है वो टैलेंट मिले। आपको बहुत रिमोट एरियाज़ में बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कोई ऐसा आइडिया लेकर आइए। एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है इस वीज़ा का कि आप सिर्फ 3 साल में आप सेटलमेंट हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये ख़्याल रहे कि आपको एवरी ईयर आपको एंडोर्समेंट बॉडी के पास जाना होगा और वो आपकी प्रोग्रेस चेक करेगी। आप यानी आफ्टर 1 ईयर, सेकंड ईयर एंड देन थर्ड ईयर, फिर उसके बाद वो आपको एलिजिबल कर देगी कि हाँ, नाउ आप जो है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में खैर शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड तो इसी के अंदर है, 3 साल में परमानेंट रेजिडेंस हो जाएँगे। लेकिन थोड़ा-सा आपके इसके अंदर ब्रेन वर्क बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि ये वीज़ा पहले एंटरप्रेन्योर वीज़ा कहलाता था। एंटरप्रेन्योर वीज़ा की थोड़ी-सी टर्म कंडीशन अलग थी, लेकिन इनोवेटर फाउंडर वीज़ा बहुत अट्रैक्टिव है, और अगर आप इस पे थोड़ी प्रॉपर वर्किंग करते हैं, क्योंकि मार्केट में बिल्कुल नया है और इस पे गवर्नमेंट चाहती है कि वो उन लोगों को लेकर आए जो कि इनोवेशंस के साथ आएँ, आइडियाज़ के साथ आएँ। नाउ द फोर्थ टाइप जो वीज़ा है, क्योंकि ये तो खैर बहुत ही कॉमन वीज़ा है, वो है स्पाउस स्पॉन्सरशिप वीज़ा। यानी अगर आप किसी ब्रिटिश नेशनल से शादी कर लेते हैं, यानी आपका स्पाउस जो है वो ऑलरेडी ब्रिटिश नेशनल है, तो फिर आप आफ्टर 3 इयर्स या 4 इयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। क्योंकि ये वीज़ा बहुत कॉमन है यहाँ पे, इन द सेंस के लोग जो ब्रिटिश फैमिलीज़ यहाँ पे सेटल्ड हैं ऑलरेडी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इनसे बिलॉन्ग करती हैं, तो वहाँ पे लोग शादी करके और जो है वो ये आप अपने स्पाउस को दूसरे कंट्री से ऑफ़र कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर लेते हैं। ये तो खैर एक बहुत ही कॉमन मेथड है यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी लेने का। जो है वो एक टाइम पीरियड आपने स्पेंड किया हो अपने स्पाउस के साथ, और फिर आपका असेसमेंट होती है कि यू आर लिविंग विद योर स्पाउस फॉर लास्ट 3 इयर्स, 4 इयर्स, यानी पेरेंट्स में से अगर किसी एक के पास भी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, तो उनकी जो औलाद होती है वो दे आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर द ब्रिटिश पासपोर्ट और ब्रिटिश नेशनैलिटी। देखिए, ये 4 मेथड, इनको मैं समराइज़ करता हूँ। इन चारों मेथड में से टॉप ऑफ द लिस्ट लॉन्ग टर्म रेजिडेंस, अगर आपने 10 साल यहाँ पे गुजार लिए यूके में, तो नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। ये मेथड बहुत कॉमन है, जिससे मैंने पहले इसको एक्सप्लेन किया है। सेकंड, आपको मैंने बताया कि वर्क परमिट, अगर आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले लेते हैं किसी भी एम्प्लॉयर की तरफ से, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर 5 ईयर कि आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर लें, देन यू कैन हैव ब्रिटिश पासपोर्ट। तो मैं अपनी एग्जांपल दी इसके अंदर। और
थर्ड पे है इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। इनोवेटर फाउंडर वीज़ा में अगर आप 3 साल यहाँ पे गुजार लेते हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी परमानेंट रेजिडेंसी। फोर्थ मैंने आपको मेंशन किया है कि स्पाउस वीज़ा, जो कि बहुत कॉमनली लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए। ये 4 मेथड बहुत कॉमन हैं और इन मेथड में से मैंने वर्क परमिट पे तो खैर बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जाके रेफ़र कर सकते हैं। और क्योंकि स्किल वर्कर वीज़ा वर्क परमिट मेरा अपना टॉपिक इसलिए है क्योंकि मैं खुद भी उस प्रोसेस से गुजरा हूँ और इस पर मैंने एप्लीकेशन भी खुद बनाई है और उसके बाद फिर परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ पे ली और देन आई गॉट ब्रिटिश पासपोर्ट। तो ये मेथड पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इसके अलावा मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूँगा कि आप किस तरह से इनोवेटर फाउंडर वीज़ा में हासिल कर सकते हैं, मतलब उसकी मैं डिटेल में जाऊँगा और उसके तमाम जो एग्जांपल्स हैं और जो कि कौन कौन से इनोवेशन हो सकती हैं जिसके बाद आप 3 साल में परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। ये जो वीज़ा है इज़ वेरी अट्रैक्टिव एट द मोमेंट क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, सिर्फ आपको उसके अंदर कुछ इनोवेशन चाहिए। तो इस पर मैं एक परमानेंट अलग वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल सेपरेट वीडियो, जिसको आप देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फोर्थ पे मैंने बात की स्पाउस वीज़ा पे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसमें जो पॉइंट्स आप मेंशन किए गए उनको नोट कीजिएगा प्लीज़। और थोड़ा सा हाई लेवल की थी लेकिन इट विल बी स्टिल यूजफुल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सबके लिए बेनिफिशियल साबित हुई है। और अगर आप दूसरों की ज़िंदगी आसान करते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।